किसान साथियों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज हम 10 ऐसी गलतियां बताएंगे, 10 ऐसी प्रमुख बातें बताएंगे जो धान की खेती करते हैं तो आपको नहीं अपनानी चाहिए। इन 10 कारणों से हमें धान में उत्पादन में कमी देखने को मिलती है, पैदावार अच्छा नहीं मिलता है। तो एक एक करके पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सुझाव है, कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे जो हम 10 बातें आपको बताएंगे, बहुत ही एक आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं पैदावार कम होने के या फिर ऐसी कौन सी 10 गलतियाँ हैं जिनकी वजह से पैदावार कम हो सकती है, जो शुरुआत से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा पहले ही वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि अभी धान की फसल लगाने में काफ़ी समय बचा हुआ है। अगर आप ये बातें पहले से ही जान जाएंगे, हालांकि बहुत सारे किसान साथी जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक जान के गलती करना, एक अनजाने में गलती करना। तो फिर से अगर आपके दिमाग में वो बातें आएंगी तो आप हो सकता है कि कुछ उसमें सुधार कर पाएँ। तो सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है अच्छी वैरायटी न चुनना। अब वैरायटी जिसको हम किस्में भी बोलते हैं, किस्मों का चयन अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो पैदावार आपको कम मिलेगी। अब अच्छे से करने का मतलब सबसे पहले तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्में लगाइए। बहुत सारी किस्में बहुत ज़्यादा पैदावार अवश्य देती हैं, लेकिन वो सभी जगह पे लगाने योग्य नहीं होती हैं। तो इसीलिए अगर आप धान की फसल लगाते हैं, और ख़ासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तो लगभग ज़्यादातर वैरायटियाँ लगाई ही जाती हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ के ही मौसम में बहुत डिफरेंस है। आपको यूपी के ही मौसम में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाई जाने वाली ज़्यादातर किस्में पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से जो है वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा। इसके अलावा किसान साथियों, कोशिश करिए नई नई वैरायटियाँ लगाइए, क्योंकि जैसे जैसे पुरानी किस्में होती चली जाती हैं उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, उसमें बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं पैदावार में भी आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो हमेशा नई और अच्छी किस्में लगाइए, अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करिए। नंबर 2 पे हमने रखा है ख़राब बीज मत लगाइए। ख़राब बीज अब बहुत तरह से होते हैं। जैसे आप घर का बीज लगाते होंगे तो वहाँ पे उसको आपको सही से सावधानी बरतनी है। पहले नमक पानी वगैरह में उसको डाल के जो हल्के बीज होते हैं उसको अलग कर लेना है, फिर अच्छे से पानी से धुल के फिर बीज को उपचारित करने के बाद बुआई करना है, अगर आप घर के बीज लगाते हैं तो। अब अगर आप बाज़ार से बीज लाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको पैकेट पे एक्सपायरी डेट वगैरह देखनी है, कब बनाया गया है वो तारीख आपको चेक करना है, क्या वो लगाने योग्य है या नहीं। आपको सारी चीज़ें उस पर रैपर पे मिल जाएगी। फिर भी आजकल क्या होता है कि मतलब सारी चीज़ें तो आजकल मतलब किसी पे हम आंख बंद करके भरोसा तो कर नहीं सकते हैं। हमेशा अच्छी जगह से, प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करिए, ताकि आपको मतलब भरोसा तो रहे कि हाँ, मान लीजिए हम कोई बासमती धान लगाने वाले हैं। अब उसमें क्या होता है कि हाँ, लगभग चावल की साइज़ सेम होने वाली है। जैसे मान लीजिए पूसा बासमती 11-21, पूसा बासमती 17-18 और पूसा बासमती 18-85, ये तीनों वैरायटियाँ 11-21 में ही सुधार करके तैयार की गई हैं। अब तीनों वैरायटी में जो बहुत ज़्यादा जानने वाले किसान साथी होंगे, हो सकता है वो जान पाएँ, अन्यथा ज़्यादातर लोग तो जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी 17-18 है और कौन सी 18-85 है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नई किस्में, पुरानी किस्में बता के हमें दे दी जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा अच्छी जगह से ही बीज की खरीदारी करनी है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। और कोशिश करिए ऐसी वैरायटी आप पूसा संस्थान से ही खरीद लेके आइए, तो उसमें आपको मतलब श्योरिटी ज़्यादा रहेगी कि हाँ, ये वही बीज है जो हम लगाने वाले हैं। बाकी प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सारी वैरायटियां लगाती हैं, हाइब्रिड धान की वैरायटी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है, ऐसे ही आपको नहीं लेना है। इसके बाद अब आपने बीज की खरीदारी कर ली, आपने अच्छे वैरायटी का चयन कर लिया, अब बारी आती है स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की। स्वस्थ नर्सरी, जितना अच्छी आपकी नर्सरी आप तैयार करेंगे, पैदावार में वहाँ से ही आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। पैदावार बढ़ाने का पहला कदम होता है अच्छे बीज का चुनाव करना, और दूसरा कदम होता है स्वस्थ नर्सरी तैयार करना, स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार करना। तो आपको हमेशा अच्छी नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी वाला खेत पहले से ही, अभी से आप उसमें ध्यान दीजिए। आप गोबर खाद वगैरह मतलब जो अगर आप डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, अभी से अच्छे से आप तैयारी करिए। सही समय पे आप सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे करिए, सिंचाई के अच्छे संसाधन होने चाहिए
और ऐसे जगह पे खेत लगाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरे ना, ऐसी जगह पे नर्सरी लगाएं। और सिंचाई की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। खरपतवार वाली समस्या रहती है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि लगातार एक ही जगह पे नर्सरी डालने से वहाँ पे खरपतवार उस समय ज़्यादा उगाते हैं, तो नर्सरी वाला स्थान भी आप चेंज करते रहिएगा। इसके अलावा बीज को उपचारित आपको अवश्य करना है। बीज को उपचारित करके आप शुरुआती अवस्था में होने वाली बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम, स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह आप डाल सकते हैं, जिससे जो झुलसा वगैरह बीमारी, मतलब जो बीज की बीमारियां होती हैं वो आपके बीजों में ही छिपे रहती हैं। आपके बीजों में, आपके छिलके में, दाने के छिलके में ये तमाम बीमारियों का घर बना के रखती हैं। जब हम इसकी बुआई करते हैं उसके बाद धीरे धीरे अनुकूल मौसम होने पे वही बीमारियां हमारे पौधे में आ जाती हैं। तो बीज को उपचारित करना कंपलसरी है, बीज को उपचारित आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा नर्सरी में भी आपको खरपतवार की उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सरी में कई बार बहुत ज़्यादा खरपतवार जम जाते हैं, जिससे मुख्य फसल आपकी कमज़ोर हो जाती है। और अगर मान लीजिए नर्सरी वाले पौधे ही कमज़ोर हो गए तो नुकसान होता है। तो एक तो आपको खरपतवार का नियंत्रण नर्सरी में करना पड़ेगा, दूसरा आपको खरपतवार का नियंत्रण रोपाई के बाद भी करना होता है। तो रोपाई से पहले जो हम खरपतवार मतलब जमाव ना हो, इसके लिए हम डालते हैं जो पेट्रोला क्लोर डालते हैं, और बाद में जमाव होने के बाद हम बिस्पायरेबेक सोडियम वाला फार्मूला डालते हैं। तो आपको सही समय पे इनका इस्तेमाल करना है। जब खरपतवार 2-3 पत्ती के हो जाए तब उसका नियंत्रण करना आसान होता है, लेकिन जब खरपतवार में ज़्यादा पत्तियाँ आ जाती हैं तो उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो आप मतलब दवा भी डालेंगे, आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो समय से खरपतवार का नियंत्रण करिए। इसके अलावा समय से सारे कार्य करिए। समय से अभी से आप ये मन बना लीजिए कि आपको इस साल कौन सी धान की वैरायटी लगानी है। अभी से आप ये मन बना लीजिए कि आप कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें डीएपी नहीं मिल पाती है, तो ऐसा नहीं केवल हम डीएपी के साथ ही जा सकते हैं, इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन होते हैं। आप एनपीके के साथ भी जो है रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के समय एनपीके भी डाल सकते हैं। बहुत तरह के एनपीके आते हैं, 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14, 20-20-0-13। तो जो भी आपको मिले, आपको किसी के सहारे बैठ के रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीएपी, हालांकि डीएपी सबसे अच्छी हम मान सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं मिल रही है तो आप एनपीके के साथ जा सकते हैं, नहीं मिल रही है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ भी जा सकते हैं। आखिर डीएपी से हम फास्फोरस की पूर्ति ही तो करवाते हैं, साथ में कुछ नाइट्रोजन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनपीके में भी मिल जाएंगी और ये सारी चीज़ें आपको एसएसपी में भी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से एसएसपी थोड़ा अच्छी खाद, हालांकि आप डालें तो अच्छा होगा, लेकिन हाँ एसएसपी थोड़ा अच्छी खाद हम मान सकते हैं, जिसमें आपका फास्फोरस के साथ कैल्शियम और सल्फ़र भी मिल जाता है। हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी कमी काफ़ी ज़्यादा इस समय देखी जा रही है। तो समय पे सारे कार्य करिए। रोपाई के समय से खादों का इस्तेमाल। अब ये जो रोपाई वाली खाद होती है उत्पादन बढ़ाने में सबसे अहम योगदान करती है। रोपाई के समय ही सारी खादों का इस्तेमाल, जो हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं, रोपाई करने से पहले या रोपाई के समय डालना सबसे बेस्ट रहेगा। बाद में डालते हैं तो ये काम नहीं करती हैं खादें, ये तो आपको पता होगा। खासकर फास्फोरस एक ऐसी खाद है जो अगर आप ऊपर से डालेंगे तो ऊपर ही रह जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रोपाई के 1 सप्ताह बाद हम डीएपी डालेंगे, ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो ज़्यादा लाभ पौधे को नहीं मिलेगा। आप सारी खादें बाद में डाल सकते हैं, लेकिन डीएपी को आपको पहले देना होता है। पोटास भी आप पहले डाल दें तो बेस्ट रहेगा। तो डीएपी, पोटास, आप यूरिया जो है वो 2-4 दिन बाद डाल सकते हैं, लेकिन आपको रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए, क्योंकि रोपाई के 72 घंटे के अंदर पौधा जड़ों को पकड़ लेता है, मतलब जो मिट्टी को पकड़ लेता है जड़ें, और मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उसको पौधे लेने लगते हैं। इसके अलावा एक गलती हम करते हैं, जिंक डालते समय हम गलती करते हैं। अब बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमें जिंक कब डालना चाहिए। हालांकि जिंक आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप फास्फोरस वाली कोई खाद डालने वाले हैं तो जिंक का इस्तेमाल आपको रोपाई के समय नहीं करना होता है। जिंक डालने के सबसे आसान तरीका है, आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग कर दीजिए। इससे इसकी लागत कम आएगी, इसका होने वाला जो लाभ होता है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जिंक आप, मेरे हिसाब से अगर आप जिंक डालने वाले हैं तो स्प्रे विधि से आप डालें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ना कि मिट्टी में डालेंगे तो कम से कम 20 दिन का अंतर, अगर आप रोपाई के समय डीएपी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालते हैं
तो कम से कम 18-20 दिन के बाद ही आप मिट्टी में जो है वो जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले करेंगे तो सारी चीज़ें सही से काम नहीं करती हैं। जिंक और फास्फोरस ये दो समझ लीजिए इनकी आपस में दुश्मनी है, एक साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं और 20 दिन तक नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आप स्प्रे विधि से डालें जिंक, उसमें कोई दुविधा नहीं होने वाली है। इसके अलावा कुछ घुलनशील खादें, अच्छा पैदावार पाना है तो आपको केवल डीएपी, यूरिया, पोटाश के सहारे ही नहीं बैठना है। कुछ घुलनशील खादें होती हैं जिसमें आप एनपीके वगैरह डाल सकते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19। धान में 2-3 एनपीके आप अवश्य डालिए। एनपीके 19-19-19 अगर कलर निकलते समय फसल में थोड़ा कमजोरी दिखती है तो डालें। इसके अलावा एनपीके 0-34 आपको अवश्य डालना है बाली आने से पहले गबोट अवस्था में। एनपीके 0050 दाना भरते समय हम डालते हैं और बोरोन जो हम डालते हैं बाली आने से पहले गबोट अवस्था में इसको भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालिए। एनपीके 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप डाल सकते हैं कलर निकलने के आसपास, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आप अलग अलग करके भी मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन हो गया, ये जिंक हो गया, ये सब आप अलग अलग से भी डाल सकते हैं या फिर इनका एक पैकेज आता है, वो पैकेज भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा समय समय पे उचित देखभाल करिए। कुछ बेसिक बातें जैसे समय से सिंचाई, पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रोपाई के समय होती है, तो रोपाई से 3 दिन तक पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार धान की फसल में आप पानी लगाते रहिए। धान की फसल को हम पानी वाली फसल ही बोलते हैं, तो पानी की कमी होने पे किसी भी अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान धान की फसल को होने वाला है। तो समय से खादों का इस्तेमाल, यूरिया रोपाई के 50 दिन के भीतर ही डाल दीजिए। जो वैरायटियाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ तो 40 दिन के अंदर ही समस्त यूरिया आपको डाल देना होता है। अगर आप इसके बाद यूरिया डालते हैं तो पौधे की हाइट लंबी हो जाती है, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरिया आपको अपने मिट्टी के हिसाब से चुनना है। कम से कम 3 बार आपको यूरिया डालना चाहिए। एक बार रोपाई के समय पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, मतलब 20-25 दिन पे, 40-45 दिन पे। अब पानी मैंने बोला पहले दूसरे, आप पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। कई जगह पे क्या होता है कि हाँ मिट्टी में जल्दी पानी सूख जाता है, तो अमूमन हम पहला यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दूसरा यूरिया हम डालते हैं 20-25 दिन पे और अंतिम यूरिया हम डालते हैं 40-45 दिन तक। तो अगर आप समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे, कोई बीमारी लगे उसका समय से उपचार करेंगे, तो आप भी धान की फसल में इस साल मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। कोई भी जानकारी अगर छूट गई है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद।